वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंद्रशेखर एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी और आज आप लोग होली एंजॉय करेंगे। तो सभी बच्चे चलिए एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सभी लोग और शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज जो हम लोग संसद टीवी एनपीआईबी प्रीलिम्स स्पेशल 2022 शुरू किया गया है उसी से संबंधित तो वन क्लास जो आज के सेशन में पहली न्यूज है वो क्या है, वन क्लास, ठीक है, वन क्लास वन चैनल। वन क्लास वन चैनल अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है तो शिक्षा मंत्रालय वन क्लास वन चैनल की पहुंच का विस्तार किया है। विस्तार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल कोविड-19 की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुआ बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई। हालांकि और भी सारी चीजें प्रभावित हुई थी। तो प्रभावित होने का मतलब ये भी इसमें किया गया था कि हम ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देंगे। सभी स्कूल लगभग ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास करने लगे। ठीक है, तो ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा तो दी जाने लगी, लेकिन शिक्षा की पहुंच सभी वर्गों तक, सभी समुदायों तक, सभी व्यक्तियों तक नहीं हो पाई। सभी व्यक्तियों का मतलब स्टूडेंट तक। वजह साफ है कि उनके पास जो से संबंधित चीजें होनी चाहिए, चाहे आप मोबाइल की बात कर लीजिए या आप कह सकते हैं लैपटॉप की बात कर लीजिए या कंप्यूटर की बात कर लीजिए। कंप्यूटर, ये सारी चीजें सबके पास अवेलेबल नहीं थी और सबके पास अवेलेबल नहीं होने का सीधा सा मतलब यह है कि उनकी शिक्षा प्रभावित हुई। इसमें एक और बात आती है, इंटरनेट, जो सबसे महत्वपूर्ण, इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात की जाती है कि सभी तक इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी और सभी लोग रिचार्ज करवाने में सक्षम भी नहीं थे, सारी चीजें बाधित थी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में ये देखा गया कि हमारे सामने जो विकल्प है वो ये है कि हम टीवी का प्रयोग करके, ठीक है, टीवी लगभग सभी घरों में है, तो टीवी के माध्यम से क्यों ना हम जो प्रसारण किया जाता है, जिस चैनल के द्वारा प्रसारण किया जाता है, उसके माध्यम से हम शिक्षा को प्रमोट करें या शिक्षा को उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो बच्चे कोविड-19 की वजह से शिक्षा से वंचित रह गए हैं और जिनके पास मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो नहीं देख पा रहे हैं, तो टीवी के माध्यम से उन तक शिक्षा पहुंचाई जाए। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि किस क्लास तक के, तो जैसा कि आप लोग पिक्चर देख करके आप समझ सकते हैं, ऑनलाइन वन चैनल की बात कही गई है, पीएम ई विद्या की बात की गई है और कौन से क्लास के बच्चों तक के लिए, तो ये क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए शुरू किया गया और शुरू करने के साथ साथ इसमें वेबिनार का आयोजन किया गया। सबसे दूरस्थ क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बात कही गई थी और इसमें यह कहा गया है कि इसका विषय क्या था जो वेबिनार का आयोजन किया गया। शिक्षा क्षेत्र में जो संबंधित बजट है, शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित बजट 2022 में जो प्रावधान किए गए हैं, जो घोषणाएं की गई हैं, उन घोषणाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। इसी के साथ साथ पीएम ने यह संबोधित किया कि पीएम वन क्लास वन चैनल की पहुंच का विस्तार सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा तक पहुंच प्रदान करनी है और 12 ई विद्या चैनलों की यात्रा की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो घोषणा इसकी की गई थी 17 मई 2020 में वित्त मंत्री द्वारा पीएम ई विद्या कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही इसकी शुरुआत की गई थी और शुरुआत सभी 12 कक्षाओं को लेकर के, यानी कि 1 से लेकर के कक्षा 1 से लेकर के क्लास 1 से लेकर के 12th
तक की बात कही गई है कि इसमें शिक्षा दी जाएगी। और इसकी घोषणा 1 सितंबर 2020 में किया गया था। GSAT 15 का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। 200 चैनल चलाने की जानकारी इसमें दी गई है और गुजरात के निदेशक ने वंदे गुजरात चैनल चलाने का एक सफल मॉडल प्रस्तुत किया था और उसी के आधार पर इसे बाकी देश के सभी क्षेत्रों में, दूरस्थ क्षेत्रों में टीवी के माध्यम से शिक्षा को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। रीजनल लैंग्वेज में बढ़ावा दिया जाएगा, ये भी बात कही गई है। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि उद्देश्य आपने देखा कि कोविड-19 के कारण जो शिक्षा के नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई करना और सप्लीमेंट्री शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि जो बच्चे शिक्षा से अछूते रह गए हैं, ऑफलाइन क्लास से अछूते रह गए हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि सप्लीमेंट शिक्षा को बढ़ावा देना, जिस आप कह सकते हैं पूरक शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, पूरक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। यहां तक बातें हो गई हैं। अब बात कर लें अगली न्यूज की। अगली न्यूज क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड के बारे में बात कर लें तो आप लोगों भी ध्यान रखें, क्योंकि इससे संबंधित चीजें और भी आपको याद आ जाती हैं यदि आपने देखा है, समझा है तो। अब बात कर लें कॉन्टेक्स्ट की। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण डैशबोर्ड की शुरुआत। अब डैशबोर्ड का मतलब यह क्या है, इसका थोड़ी देर बाद अभी हम समझ लेंगे। फिलहाल अभी देख लीजिए, डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है। पृष्ठभूमि क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की? तो 1 अप्रैल 2016 से ये प्रभावी है। मंत्रालय कौन सा है, किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका स्वरूप क्या है? तो स्वरूप सरकार का ग्रामीण आवास स्कीम है और इसका स्वरूप ये है। साथ ही साथ इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 2024 तक ये कहा गया है कि सभी के लिए घर उपलब्ध कराना, सभी को आवास उपलब्ध कराना। इसके लिए अगर बात किया जाए कि अभी परिकल्पना कितनी की गई है, तो 2.95 करोड़ घरों की पूर्णता की परिकल्पना की गई है। उपलब्धि क्या है? तो 21 फरवरी 2022 तक 1.73 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है। और इसी के साथ साथ इसमें कार्य करने की बात क्या कही गई है कि क्या हम कार्य कर रहे हैं जिसके माध्यम से इसको बढ़ावा देना है। तो पूर्ण अनुदान सहायता के जरिए आवास इकाइयों का निर्माण करना और साथ ही साथ मौजूदा गैर लाभकारी कच्चे घरों का उन्नयन करना, यानी कि उसे पक्के घरों में बदलने की बात कही गई है। सवाल ये उठता है कि इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो लाभार्थी की बात होगी तो इसमें SC/ST समुदाय होंगे और मुक्त जो SC/ST समुदाय तो हैं वो तो हैं ही, बाकी ईंट भट्ठे या कहीं पर किसी भी फॉर्म में जो मधुआ मजदूरी के रूप में काम कर रहे थे उनकी बात कही गई है। SC/ST श्रेणियां इसमें शामिल हैं और विधवा जो हैं और या कार्यवाही में मारे गए, किसी सैन्य कार्यवाही में मारे गए रक्षा कर्मियों के जो परिजन हैं उनकी बात की जाए, जो शहीद हो चुके हैं उनकी विधवाओं को और उनको देने के साथ साथ बाकी और जो सैनिक और अर्धसैनिक बल हैं उनके सेवानिवृत्त सदस्य होंगे। विकलांग व्यक्ति होंगे, यहाँ पर विकलांग की जगह आप दिव्यांग कर लेंगे, क्योंकि दिव्यांग ही आधिकारिक शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और अल्पसंख्यक होंगे, क्योंकि जो माइनॉरिटी है वो भी इसमें शामिल होंगे, वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लाभार्थियों का चयन का सवाल आता है कि लाभार्थियों का चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो लाभार्थियों के चयन के लिए 3 चरणों के जरिए लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक सेंसस की बात की जा रही है, यानी कि सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011, उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है ड्यू टू कोविड-19। तो इस जनगणना का प्रयोग करके इस ग्राम सभा एवं जियो टैगिंग को भी शामिल किया जाएगा और इसके माध्यम से लोगों को इसमें इनका लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और उन्हें इसका लाभ दिया जाएगा। साझा लागत की बात करें तो योजना का लागत का बंटवारा केंद्र और राज्यों के द्वारा किया जाएगा। इसका अनुपात क्या होगा? तो 60 और 40 का अनुपात होगा, यानी कि 60 केंद्र सरकार 60% जो योजना का लागत है उसका भुगतान केंद्र के द्वारा किया जाएगा, 40
10% इसका भुगतान कौन करेगा, तो राज्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि 90 और 10 का रेशियो भी है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य के अलावा जो हिमालयी राज्य हैं, हिमालयी राज्य की बात करें तो उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे उत्तराखंड की बात कर लीजिए और हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए। तो ये हिमालयी राज्य, इनके लिए 90 और 10 का रेशियो कहा गया है, यानी कि 90% कौन, तो ये सेंटर देगा, केंद्र देगा, और जो 10% है ये राज्य देगा। तो इसके सहयोग से इसकी पूर्ति करने की बात कही गई है। विशेषताओं के बारे में बात कर लें कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहले ध्यान रखना है कि घर का आकार होगा, आकार क्या होगा, तो 20 से 25 वर्ग मीटर की बात कही गई है, लेकिन वर्ग मीटर काफ़ी ज़्यादा होता है जो उसमें दिया गया है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ ये। और सहायता राशि, सहायता की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में 70,000 से बढ़ाकर इसे 1,20,000 कर दिया गया है। पर्वतीय राज्यों में 75,000 से बढ़ाकर के इसे 1,30,000 रुपये कर दिया गया है। इसमें शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा, और शौचालय किसके तहत, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत, ठीक है, SBMG। और मनरेगा या वित्त पोषण के लिए किसी अन्य स्रोत से तालमेल बिठा करके सहायता की जाएगी। पाइपलाइन के जरिए जल की आपूर्ति करने की बात कही गई है, साथ ही साथ बिजली कनेक्शन, LPG कनेक्शन भी देने की बात कही गई है। और ये किसके तहत दिया जाएगा, तो जो महिलाओं के नाम कनेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, उज्ज्वला योजना के तहत, इसके तहत गैस कनेक्शन देने की बात कही गई है कि गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। डैशबोर्ड के बारे में बात करें तो योजना के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी के लिए एक डैशबोर्ड, जैसे इस पर सारी जानकारी लगभग आपको दिख रही है, उसी तरह आप डैशबोर्ड समझ लीजिए, वहां पर जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता की बात कही गई है कि अगर पारदर्शिता नहीं आती है, तो अगर सहिष्णुता की बात है, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, भ्रष्टाचार, तीनों, इसके खिलाफ अगर कोई भी ऐसी बात आती है, कहने का मतलब यह है शून्य सहिष्णुता, मतलब जीरो टॉलरेंस आप कह सकते हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित ही करनी है, भ्रष्टाचार को खत्म ही करना है, और उसके विरुद्ध ये कहा गया है कि शून्य सहिष्णुता रहेगा, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका सीधा सीधा सा मतलब यह है। शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, सरकार के द्वारा। सरकार का लक्ष्य क्या है कि सरकार का लक्ष्य यह है कि घरों के निर्माण में गति एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है। साथ ही साथ लाभार्थियों को समय पर फंड के जरिए इन्हें सुविधा सुनिश्चित करना है। लाभार्थियों को किस तरीके से दिया जाएगा, तो डीबीटी के माध्यम से, यानी कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से ये दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सहायता दी जाएगी। जो लाभार्थी हैं उनको तकनीकी सहायता भी उपलब्ध किया जाएगा इसमें। इसी के साथ साथ आवास ऐप के माध्यम से सख्त निगरानी भी की जाएगी कि क्या जो दिया जा रहा है, जो देने की बात कही गई है, वो वास्तविक लाभार्थी तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की कि अगली न्यूज़ क्या है। PM केयर फॉर चिल्ड्रेन की बात की गई है, चिल्ड्रेन स्कीम की बात की गई है। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेन स्कीम, ये क्या है? PM केयर्स फॉर चिल्ड्रेंस स्कीम 28 फरवरी 2022 तक के लिए इसकी अवधि बढ़ा दी गई है, यानी कि आज तक की ही बात कही गई है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसा कि आप हमारे प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, और इन्हीं से संबंधी जो PM केयर फॉर चिल्ड्रेंस की बात कर रहे हैं, ये जो लॉन्च किया गया है किसके लिए? सपोर्ट एंड एम्पावरमेंट ऑफ कोविड-19 ऑफेंस्ड चिल्ड्रेन, ठीक है, जो कोविड-19 से प्रभावित बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए ये शुरू किया गया है। अब इसमें क्या किया जाएगा, तो मॉनेटरी सिंपली वंस दे टर्न 18, मॉनेटरी आपको दिया जाएगा, मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाएगा। इसी के साथ साथ फ्री एजुकेशन टू बी इंश्योर फॉर चिल्ड्रेन, यानी कि मुफ्त में शिक्षा बच्चों को देने का प्रावधान इसमें किया गया है। टू केयर फॉर द चिल्ड्रेन हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड, किसको दिया जाएगा, तो उन बच्चों को जिन्होंने अपने माता पिता या जो कानूनी अभिभावक हैं उनको खो दिया है, किसमें? कोविड-19 की वजह से। तो या फिर हो सकता है माता पिता में से किसी एक को खो दिया है, माता पिता दोनों को खो दिया है। जो कानूनी अभिभावक हैं, जैसे कोई गोद लिया हुआ है, उनको, उन बच्चों के पिता नहीं हैं, माता पिता नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, तो उनको दिया जाएगा। इसमें सहायता क्या दिया जाएगा?
तो 10 लाख फ्रॉम पीएम केयर फंड व्हेन दे टर्न, यानी कि 23 वर्ष तक जब हो जाएंगे, तो 23 वर्ष के होने के बाद होने तक ये कितना 10 लाख तक का सहायता दिया जाएगा। और चिल्ड्रेन विल गेट फ्री हेल्थ इंश्योरेंस फॉर 50 लाख अंडर आयुष्मान भारत टिल 18, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते तब तक उन्हें क्या दिया जाएगा, 5 लाख आयुष्मान भारत के तहत उन्हें दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा कि उन्हें कवर दिया जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा, और उस प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर फंड के माध्यम से किया जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि उसका भुगतान पीएम केयर जो पीएम केयर्स है इसके द्वारा किया जाएगा। एजुकेशन लोन दिया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए, एंड इंटरेस्ट विल बी पेड फ्रॉम पीएम केयर फंड। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है, एजुकेशन लोन तो दिया ही जाएगा, तो एजुकेशन लोन के लिए जो आप एजुकेशन लोन लेंगे उसके लिए जो भुगतान किया जाएगा ब्याज का, वो किससे दिया जाएगा, वो भी पीएम केयर फंड के माध्यम से ही किया जाएगा। तो इसी में ओवरऑल सारी जानकारी आपको दे दी गई है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें, देखें कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल की गई है। हालांकि विस्तार से भी समझने की हमें आवश्यकता है, तो विस्तार से एक बार बात कर लेते हैं। तो इसका विस्तार किसके द्वारा किया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। पूर्व निर्धारित अवधि क्या थी, तो 31 दिसंबर 2022 तक इसकी पहले निर्धारित अवधि थी। अभी इसको बढ़ा दिया गया है, बढ़ा करके 28 फरवरी तक किया गया है, मार्च नहीं 28 फरवरी तक इसको बढ़ा करके कर दिया गया है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब सभी पात्र बच्चों द्वारा नामांकन 28 फरवरी 2022 तक किया जा सकता है, कराया गया है। लाभार्थी कौन होंगे, तो कोविड-19 की वजह से ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अवधि WHO द्वारा कोविड-19 को एक महामारी के रूप में जो घोषित किया गया, तो घोषित करने के दौरान, करने के बाद कोविड-19 को एक महामारी WHO द्वारा घोषित करने के बाद जो चित्रित तारीख है 11/3/2020, इस बीच में और जब तक रहा है, यानी कि 21 फेब 2022, इसके मध्य जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए बात कहा गया है कि वो कर सकते हैं, यहाँ तक की बात कही गई है। आयु अगर बात करें तो बच्चे की आयु माता पिता की मृत्यु की तिथि पर कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष तक, 18 वर्ष से कम होगा तभी वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बच्चे के माता पिता या जैविक माता पिता या कानूनी माता पिता या अभिभावक या संरक्षक जिनकी मृत्यु हो गई कोविड-19 की वजह से, और वो बच्चा उस समय 18 वर्ष से कम का है, तब तो उसका लाभ वो ले पाएगा, अन्यथा वो लाभ नहीं ले पाएगा। ठीक है, एक बात ये भी है। चलिए आगे बढ़ें। पीएम केयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन की बात करें तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, पीएम केयर स्कीम, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो 28 मई 2021 में इसकी शुरुआत की गई। लाभार्थी कौन है, तो कोविड-19 की वजह से प्रभावित जो बच्चे हैं वो इसके लाभार्थी हैं। उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक सहायता देकर के उनका विकास करना, खास करके आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना उन बच्चों के लिए जो बच्चे कोविड-19 की वजह से अनाथ हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया, उस तारीख के बाद से इसको देखा जाएगा। ये आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लाभार्थियों की संख्या के बारे में बात करें तो जेंडर के हिसाब से भी देखना है कि कितने बच्चे हैं। तो देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों की बात की गई है, तो कितने बच्चे, तो यहाँ पर 10,094 बच्चे इसमें पाए गए हैं। अभी तक की बात जो की गई है, माता पिता में से किसी एक को खोने वाले कितने बच्चे हैं, तो इतने टोटल बच्चे हैं जिन्होंने माता पिता में से किसी एक को खो दिया है। परित्यक्त बच्चे जिन्हें छोड़ दिया गया है वो बच्चे कितने हैं, वो 488 है। कुल बच्चों की संख्या इतनी है 1,47,000। ठीक है, 492 बच्चे ऐसे पाए गए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी याद रखना है कि लिंग के आधार पर जो डिवीज़न किया गया है या विभाजन किया गया है, 1,47,492 बच्चे हैं। ठीक है, टोटल की बात की जा रही है, इसमें से 76,508 जो बच्चे हैं वो मेल है, यानी कि
मेल चाइल्ड हैं, मेल चाइल्ड की बात की जा रही है। लड़कियों की बात करें तो 70,980 लड़कियां हैं और इन बच्चों में से टोटल जो है इनमें से 4 ऐसे बच्चे हैं जो ट्रांसजेंडर हैं और उन सब की आर्थिक सहायता इसके माध्यम से किया जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है। योजना की विशेषताओं के बारे में बात करें तो 10 लाख रुपए तक का कोर्स और आवंटन पीएम केयर फंड से 10 लाख आवंटन किया जाएगा। ये भी आप लोगों को मैंने एक एक करके इसके सभी पहलुओं को बता दिया। इसके बाद यदि बात करें इसके आगे तो 18 वर्ष के बाद अगले 5 वर्षों तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान जो बच्चे हैं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मासिक वित्तीय सहायता की बात की गई है कि मासिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 23 वर्ष की आयु पूरा होने पर व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक उपयोग के लिए एक मुफ्त धनराशि के रूप में कोष से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों की शिक्षा की अगर बात करें तो छोटे बच्चों की शिक्षा का खर्च करना केंद्रीय विद्यालयों में उनका एजुकेशन होगा। निजी स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक प्रवेश किया जा सकता है और उच्च शिक्षा में के दौरान इन्हें ट्यूशन फीस भी उपलब्ध कराई जाएगी। शैक्षणिक ऋण के बराबर जो छात्रवृत्ति है वो दिया जाएगा। जो शिक्षा एजुकेशन ऋण आप लेते हैं उसके बराबर देने की बात कही गई है। और ऋण पर ब्याज का भुगतान, अगर मान लीजिए जो ऋण आप लेते हैं एजुकेशन लोन, तो उस पर ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। तो भैया उसके लिए ब्याज किसके द्वारा किया जाएगा? ब्याज का भुगतान तो पीएम केयर फंड के द्वारा उसका भुगतान किया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा के बारे में आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जा रहा है। 5 वर्ष तक स्वास्थ्य बीमा कवर देने की बात इसमें की गई है। अब ये भी ध्यान रखना है कि 18 वर्ष तक बच्चा हो गया है तो प्रीमियम का जो भुगतान करना है, भुगतान की राशि 18 वर्ष तक किसके द्वारा किया जाएगा? पीएम केयर फंड के द्वारा। और पीएम केयर फंड की बात करें तो पीएम केयर फंड प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष हेतु इसको स्थापित किया गया था। कब? तो कोविड-19 के दौरान इसे स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये इसे भी याद रखेंगे। कोविड-19 से जो उत्पन्न संकटपूर्ण स्थिति है, उस संकटपूर्ण स्थिति का समाधान का सामना करने के लिए इसे या निपटने के लिए इसका गठन किया गया, इसे बनाया गया। स्वरूप क्या है? तो सूक्ष्म दान, यानी कि कम से कम आप दे सकते हैं। और ये सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। आप अधिकतम जितना चाहें योगदान कर सकते हैं। योगदान की सीमा निर्धारित नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है कि इसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी अधिनियम, ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013, ठीक है, 2013 है। इसके तहत जो CSR, आप किसकी बात करते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत किया जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनकी जो इनकम हो रही है वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके हो रहा है। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सबके हिस्से के प्राकृतिक संसाधनों का वो दोहन कर रहे हैं तो उसी क्षेत्र में उन्हें उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोशल वेलफेयर पर खर्च करें, यानी कि सामाजिक विकास पर खर्च करें। चाहे शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं और स्वास्थ्य पर खर्च कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर सकते हैं। तो ये बात कही गई है कि CSR का भी प्रयोग किया जा सकता है। संरचना की बात करें तो अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं, सदस्य रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, वित्त मंत्री इसके सदस्य होती हैं। कार्य के बारे में बात करें तो आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना है, नागरिकों की सुरक्षा हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है, शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है। यहां तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हरित वित्त पोषण के बारे में बात कर लेते हैं कि हरित वित्त पोषण क्या है। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लें कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया हरित वित्त पोषण से संबंधित। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश में सतत गतिशीलता में तेजी लाने के साथ साथ संभावित वित्त पोषण के साधनों की पहचान करना कि कहां से हमें वित्त पोषण हो सकता है। और जो हरित वित्त पोषण मतलब
हरित परिवहन के क्षेत्र में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, गतिशीलता को बढ़ाने की दिशा में क्या क्या काम कर सकते हैं, और यहाँ पर भी ग्रीन फाइनेंस इन एशिया एंड द पैसिफिक की बात की गई है। इसके बारे में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब इससे संबंधित वित्त पोषण जो हरित परिवहन गतिशीलता को बढ़ावा दे, इसकी बात कही गई है। अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो भारत परिवहन क्षेत्र में कार्बन मुक्त करने के लिए, मतलब अपने परिवहन क्षेत्र को, जो भारत का परिवहन क्षेत्र है उसको कार्बन मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। और उस प्रयास में बात ये कही गई है कि हमें वित्त की आवश्यकता होगी, और उस वित्त की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो हमें धनराशि की आवश्यकता है जहां से मिलेगा, उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम हरित वित्त पोषण कह रहे हैं। ठीक है, वित्त पोषण कह रहे हैं। ठीक, अब भारतीय परिवहन क्षेत्र में कार्बन मुक्त परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए हरित वित्त पोषण महत्वपूर्ण है। इसमें शामिल संस्थान कौन से हैं, तो नीति आयोग है, विश्व संसाधन संस्थान, और भारत ने GIZ इंडिया ये भी शामिल है। भारतीय बैंक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, निजी क्षेत्र की कंपनियां, परिवहन वित्त पोषण क्षेत्रों में हितधारकों और विशेषज्ञ, ये सभी इसमें शामिल हैं। और NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया, इन परियोजनाओं के हिस्से के रूप में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो परिवहन को कार्बन मुक्त बनाना, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अधिक से अधिक अपनाने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले अवसंरचना विकास की बात होगी। अवसंरचना विकास के साथ साथ हमें क्या करना है, अवसंरचना विकास के लिए वित्त पोषण की आवश्यकता होगी, और वित्त पोषण के साथ साथ हमें और क्या चीज होगी, तकनीकी की आवश्यकता होगी, और इन सब के लिए जरूरी है कि हमारे पास वित्त हो। तो वित्त अवसंरचना विकास करने के लिए हो या फिर तकनीकी विकास करने के लिए हो, उस दिशा में, उस क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए हो, उन सब के लिए वित्त जरूरी है। तो उसी के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देना है, कार्य करने योग्य रणनीतियों की पहचान करना है, और पहचान करके परिवहन को कार्बन मुक्त बनाना है। साथ ही साथ नवाचारी वित्त पोषण की नीतियों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, यानी कि मजबूत करना है। वित्तीय संस्थानों और परिवहन संस्थानों को एक मंच पर लाना है, ताकि इस दिशा में बेहतर कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके, बेहतर कार्य किया जा सके, और अपने नागरिकों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को संतुलित करना है, कनेक्टिविटी में सुधार करना है। अब इसी से आप कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो एक योजना है जिसे गति शक्ति योजना, आप इसे याद रख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पूछने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, पूरी संभावना है। तो और इसमें किसको शामिल किया गया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, यानी कि कनेक्टिविटी में सुधार करना। अब यहां पर इसी में कहा गया है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इसकी भी बात कही गई है। तो लॉजिस्टिक लागत को कम करना, यानी कि हम जब इसकी बात करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इसके लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी हो, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करें, और उसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम उस तकनीकी का प्रयोग करके ही अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट हम कम कर सकते हैं। स्वच्छ गतिशीलता में स्वच्छ गतिशीलता में तेजी लाना दृष्टिकोण क्या है, यानी कि ये किस दृष्टिकोण पर ये काम कर रहा है, तो उसके लिए ध्यान रहे कि पर्यावरण, जलवायु केंद्रित, टिकाऊ और वित्तीय दृष्टिकोण के लिए ये उपयुक्त हो, या उस क्षेत्र में वो सही दिशा में कारगर काम करता हो, तो ये दृष्टिकोण रखा गया है। अगर हरित वित्त पोषण की बात करें, यहाँ पर फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ कि पर्यावरण, जलवायु केंद्रित, टिकाऊ और वित्तीय दृष्टिकोण भी उपयुक्त हो, ये दृष्टिकोण इसमें रखा गया है। हरित वित्त पोषण की बात करें तो विद्युत वाहनों हेतु कम ब्याज लागत वाले वित्त पोषण में सक्षम हो, यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है तो हमें एक तो बात यह है कि वित्त उपलब्ध तो हो, लेकिन इसमें जो ब्याज दर वो न्यूनतम हो, तभी हम इसे बढ़ावा दे सकते हैं।
ठीक है, ब्याज दर का भुगतान हमें कम करना पड़े। सरकार का सतत गतिशीलता को अपनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर बनी रहे, सतत बनी रहे। परिवहन को कार्बन मुक्त बनाने की भी दिशा में पहल करने की बात की गई है। और भारत का परिवहन क्षेत्र और उसकी आवश्यकताओं के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि भारत का जो परिवहन क्षेत्र है वो कितना बड़ा है और उसकी आवश्यकताएं भी क्या क्या हैं। तो अगर उनकी आवश्यकताओं के बारे में बात करें तो परिवहन क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा जो हमारा परिवहन क्षेत्र है वो तीसरा सबसे बड़ा GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जक है, उत्सर्जक, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जक है। इसी के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है हमारी ऊर्जा संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 14% का योगदान है। किसमें? हरित ऊर्जा संबंधित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उत्सर्जन में बात किया जा रहा है कि 14% का योगदान है। देश का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र भी है ये। साथ ही साथ कम कार्बन वाले भविष्य की ओर बढ़ने हेतु इसकी आवश्यकता है, ताकि हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है पंचामृत के तहत, पंचामृत जो कहां पर, तो COP26 के तहत हमने क्या 2070 तक ये निर्धारित किया है कि हम जीरो यानी कि कार्बन शून्य कार्बन उत्सर्जन हम इसके लक्ष्य को प्राप्त कर सके। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि हम कम कार्बन वाले भविष्य की ओर आगे बढ़ें। और इसके अलावा जो SDG लक्ष्य निर्धारित किया गया है, SDG लक्ष्य, इसको ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार से अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, परिवहन क्षेत्र को त्वरित रूप से कार्बन मुक्त बनाना भी इसकी आवश्यकता है। रणनीतिक निवेश और नवाचारी वित्त पोषण आवश्यक जो साधन हैं उन्हें बढ़ाने की आवश्यकता है। 100% शून्य उत्सर्जन मोटर वाहनों के त्वरित पारगमन की भी शुरुआत करनी है। और COP26 में जो घोषणा भारत के द्वारा किया गया है, जो पंचामृत यानी कि टोटल 5 घोषणाएं भारत की हैं, जो जिसमें से 4 आप देखेंगे, 4 कितने हैं, तो 4 हैं 2030 तक के लिए और एक जो है वो 2070 तक के लिए है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के बारे में बात कर लें तो एशिया के लिए परिवहन पहल NDC-TPA, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्यों की बात करें तो व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। एक बड़े पैमाने पर बात की जा रही है कि व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, गैर कार्बनीकृत परिवहन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक व्यापक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देना है। और संबंधित देश कौन कौन से हैं? तो इसमें जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एशिया के लिए परिवहन पहल, इसमें कौन कौन से देश हैं? तो भारत शामिल है ही, वियतनाम इसमें शामिल है और चीन भी शामिल है। अगर कार्यक्रम की अवधि की बात करें तो कुल 4 वर्षों के लिए इस कार्यक्रम की अवधि निर्धारित है। विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय और हस्तक्षेप करके ये करने की बात की गई है कि इसमें विभिन्न हितधारक भी शामिल होंगे। लक्ष्य प्राप्ति में मदद करना, भारत तथा अन्य भागीदारी देशों के साथ इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करने की बात कही गई। कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो संयुक्त कार्यक्रम है और संयुक्त कार्यान्वयन भी करने की बात कही गई है, जो देश इसमें शामिल हैं। समर्थन कौन कर रहा है? तो जर्मनी के पर्यावरण, प्राकृतिक संरक्षण एवं परमाणु सुरक्षा मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल के तहत, ठीक है, कार्यक्रम को 7 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समूह के द्वारा लागू किया जाएगा। भारतीय घटक का कार्यान्वयन किसके द्वारा है? यानी कि भारत के हिस्से में जो कार्यान्वयन की रणनीति है उसकी पूर्ति कौन करेगा? तो उसका कार्यान्वयन कौन करेगा? तो नीति आयोग के द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। साथ ही साथ लक्ष्य की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना,
परिवहन मॉडलिंग की क्षमता को मजबूत करना, यानी कि ग्रीन हाउस गैस और परिवहन मॉडलिंग की क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि देश में गैर कार्बनीकृत जो परिवहन है, परिवहन हेतु हितधारकों के लिए संवाद की मंच की शुरुआत करना है, जिससे सभी हितधारक मिल करके इस दिशा में काम कर सकें और योगदान कर सकें। GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए तकनीकी सहयोग भी प्रदान करना है इसमें। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए परिवहन क्षेत्र संबंधित कार्यों का वित्त पोषण भी करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग और आपूर्ति नीति पर नीतिगत सिफारिश भी इसमें करने की बात कही गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास मिलन के बारे में बात करें तो अभ्यास मिलन 2022 इसका आयोजन कब किया गया, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसका आयोजन 25 फरवरी से, ठीक है, 25 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी से भारतीय नौसेना का बहु राष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2022 शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पर शुरू हुआ, ठीक है, शुरू हुआ। और इससे संबंधित अगर मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो आयोजन सिटी ऑफ डेस्टिनी, शहर सिटी ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है, तो विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है, यहाँ पर किया गया। कुल 2 चरणों में इसका आयोजन किया गया। 9 दिनों तक इसकी अवधि रही। इसका विषय क्या रहा है, तो ठीक है, कमांडेरी चूजेन एंड कोलैबोरेशन, ये 3 शब्द के माध्यम से इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। इसके विषय को आप कह सकते हैं सहानुभूति, सामंजस्य और सहयोग। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत को दुनिया के लिए बड़े स्तर पर एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में पेश करना, एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में भारत को स्थापित करना। इसके चरणों की बात करें कि चरण कौन सा है, तो बंदरगाह चरण ये 25 से लेकर के कब 28 फरवरी तक आयोजित हुआ। समुद्री चरण 1 से लेकर के 4 मार्च तक इसका आयोजन हुआ। भारत में बात करें तो भारत 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है और इसी के साथ साथ ये भी याद रखेंगे, मिलन हमारे दोस्तों और भागीदारों के साथ एक महान उपलब्धि मनाने का अवसर प्रदान करता है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि मिलन से संबंधित जो जानकारियां हैं वो क्या कहती हैं, तो इसकी शुरुआत कब की गई, तो भारतीय नौसेना द्वारा, ठीक है, नौसेना ने 1995 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप जो कमान है वहां पर शुरू किया गया। स्वरूप क्या है, तो द्विपक्षीय है, 2 देश में इसमें शामिल होते हैं। किसके द्वारा, तो नौसैनिक अभ्यास नौसेना के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन कब किया गया है, तो 2001, 15, 5 और 16, 20 में इनको छोड़ करके क्रमशः आयोजन किया गया है। 2001 और 16 में संस्करण जो था इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के कारण आयोजित नहीं हुआ था। 2005 में अगर बात करें कि आयोजित होने वाले संस्करण को 2004 में आई सुनामी को ध्यान में रखते हुए 2006 में पुनर्निर्धारित किया गया था। साथ ही साथ कोविड के कारण 2020 में जो होने वाला था संस्करण उसे 2022 में स्थगित कर दिया गया था। 1995 में जो शामिल देश इसमें थे वो कौन से थे, तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड और भारत की लो टेस्ट पॉलिसी के अनुरूप इसे कहा जा रहा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ये बढ़ावा देगा। साथ ही साथ